बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे कि सूबा केपी के और सिंध में बजट पेश हो चुके हैं, वफाकी हुकूमत का बजट भी पेश हो चुका है, लेकिन पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 2 दिन हो गए हैं इस वक्त तक जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अभी तक बजट इजलास शुरू भी नहीं हो सका। वजूहत क्या हैं कि अवाम महंगाई से मर रहे हैं और अगर बजट पेश के बाद पास नहीं होता तो तनहाई रुक जाएंगे। डेवलपमेंट फंड है, इस तरह सारा जो कार्य सरकार है वो रुक जाता है। वजूहात क्या हैं? अनाए हैं। अपोजिशन और हुकूमत इस वक्त किसी भी मसले पर मुत्तफिक होती हुई नज़र नहीं आ रही। सबसे पहले तो कल तारड़ साहब पर तलखी हुई और ज़िद ये थी कि इजलास से बाहर किया जाए। वो काफ़ी देर के बाद फिर वो मसला सॉर्टेड हुआ। फिर अब यह है कि IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तलब किया गया और स्पीकर साहब ने कहा है कि 25 मई को जो वाक़यात हुए उनके ज़िम्मेदार IG और चीफ सेक्रेटरी यहाँ के जवाब दें और माफ़ी मांगें। हुकूमत ने उनका ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अशरफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, अब्दुल्ला मलिक साहब हैं, मुनीब हक साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। अब्दुल्ला मलिक साहब, सर मसला क्या है? क्योंकि स्पीकर तो एक इम्पार्शल गैर जानबदार शख्सियत होता है, उनके पहले नो कॉन्फिडेंस भी पेश हुई थी, अब वो तो आपको पता है कि फौरी तौर पर वो वापस हो गई। अब अजलास नहीं हो रहा और अजलास ये जगहनसाई हो रही है कि इतना बड़ा सूबा उसमें बजट सेशन ही नहीं हो रहा। क्या कहते हैं? देखिए, एक बार शायद साहब बड़े अफसोस की बात यह है कि 2013 के इलेक्शन के बाद जो पहली 2 हमारी हुकूमतें तवातर के साथ अपना टेन्योर पूरा करती रहीं और बड़ी एक खुश आइन और खुश किस्मती की उस वक्त बात थी कि पाकिस्तान में भी एक 2 पार्टी सिस्टम चल पड़ा है और बाकायदा इलेक्शन होते हैं, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती, असम्बली अपने टेन्योर पूरा करती हैं, टॉलरेंस है, कोई ऐसे केसेस नहीं बनाए गए थे जिसकी वजह से कहा जाए कि जी किसी हुकूमत ने कोई नाजायज़ केस, दोनों पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून दोनों ने। लेकिन बदकिस्मती से इसके बाद 2014 में जब इंसिडेंट हुआ माल्टोन वाला, उसके बाद से जो हालात बदलना शुरू हो गए और सियासत में एक तलखी जो वो इन्वॉल्व हो गई, अदम बर्दाश्त का कल्चर शरायत कर गया और वो आज भी उसका शहाना जो है पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि अब आइन की, कानून की, रूल्स की बिल्कुल धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं और वो लेजिस्लेटर जिनका एक बड़ा माजी में एक रोल रहा करता था, वो विजन की बात करते थे, ब्रिजिंग की बात करते थे, मेरा ख्याल कि वो अब ऐसा पस मंज़र का शिकार हो रहे हैं और ऐसे नौजवान जो जिनमें टॉलरेंस लेवल कम है और वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, वो आगे बढ़ गए हैं। नहीं, PTI तो मान सकते हैं कि उनकी हुकूमतों को गिराया गया और जिस तरह गिराया गया सारी दुनिया के सामने, लेकिन चौधरी परवेज़ अली साहब को तो मुस्लिम लीग नून ने भी ऑफर की थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी की, फिर उसके बाद फिर दूसरी तरफ चले गए। अगर हम सियासी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो सबको तल्ख जो टेन्योर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी मुस्लिम नून लीग के रहे हैं और उनकी हुकूमत तवातर के साथ गिराई जाती रही हैं। काफ़ी केसेस भी बनाए गए, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद दोनों पार्टियों ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में साइन किया तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दीली हुई, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई, उसको मानना चाहिए। मुहतरमा भुट्टो, मुहतरमा नवाज शरीफ की तरफ ऐसी चीज़ें नहीं थी कि सोशल मीडिया में पर्सनलाइज हो जाए, ज़ाती तौर पर घरों पे चले जाएं, बच्चों पे चले जाएं। ये जो सियासत में नया कल्चर आया ना, इसने हमारी पूरी की पूरी एक तारीख। ये किसने किया? आमतौर पर हुकूमत ही करती है ना। नहीं, ये हमारी सियासी जमातों ने किया। नहीं, सियासी जमातों ने, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर होती है। अब इससे पहले जो जुलूस जल से निकलते रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के निकलते रहे, टॉलरेंस थी, इस हुकूमत में तलखी जो IG को बुला रहे हैं यही है कि ये मैनेज नहीं हो सकता। वही कहते हैं, देखा ना, मैं ना मानूं, जब आप नहीं मानेंगे, जब आप कानून के नहीं मानेंगे, रूल्स को नहीं मानेंगे, मैं अब आपको कहूँगा सीरियसली, अगर मसलन नवंबर में इलेक्शन हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कहें, जैसा भी कहें, कि इमरान खान साहब वो मतलूबा नशस्त नहीं जीत पाते, वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे क्योंकि वो अभी कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मुस्लिम लीग नून का जैली विंग है, लिहाजा जब वो प्री मैच्योर प्री थर्ड वो चीज़ कर रहे हैं, अगर हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर अब मुल्क कहाँ जाएगा? हमारे इस वक्त हम जिस रिजर्वेशन तो ये है कि EVM खत्म कर देगी। इस वक्त जरूरत इस बात की ब्रिजिंग की जाए, किसी को आगे बढ़ना होगा, तमाम स्टेक होल्डर को बिठाना होगा। ये हमारे यहाँ मुल्की मसाइल इतने संजीदा नोयत। अच्छा, आपने इलेक्शन कमीशन की बात की है, क्या इलेक्शन में इम्पार्शियलिटी शो कर सका है? देखिए, बदकिस्मती से कभी भी नहीं हुई, इसलिए कि हमने एफर्ट ही नहीं की। हमारे यहाँ
4 बंदे ढूंढे ना, 4 बंदे कि न्यूट्रल बंदे कौन से 24 करोड़ आबादी में से, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए कि हम चाहते नहीं है कोई बंदा किसी ईमानदार को, सारी एक नहीं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी को हम मोर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। हमारा ये कल्चर बन गया। इकबाल शाह साहब, राना शाह साहब, आप ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून वहाँ होके भी आए हैं कि वजह क्या है कि एक अता तारड़ पर तलखी शुरू हुई। अता तारड़ ठीक है, वफाक में बाबर अवान बैठते रहे तो नॉर्मलाइज करना चाहिए था, और फिर आईजी और चीफ सेक्रेटरी तो ज़ाहिर असम्बली के सामने की इस्तेकाक कमेटी के सामने पेश होते रहे। ये तो जिद नहीं है, असम्बली में जाते और बजट पेश करते, बजट पास होता, लोगों को तनख्वाहें मिलती, जिस तरह आपने एक अच्छा काम के 30% किया है, तो आपने वो सारा बल्कि उल्टा कर लिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। आप ख़ुद बड़ी फ़हम व फ़रासत रखते हैं और ऑन ग्रास रूट आप आवाम की नब्ज़ को महसूस भी करते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। जिस तरह मलक अब्दुल्ला साहब ने बड़ी फ़हम व फ़रासत के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये अर्ज़ करूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद पिछले टर्नोवर में चीफ व्हिप था असम्बली का, और लेजिस्लेशन करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और जो स्पीकर होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। यकीन करेंगे, राणा इकबाल साहब स्पीकर थे, 10 साल रहे हैं, वो अपोजिशन को ज़्यादा टाइम देते थे, हमारे मेंबर नाराज़ होते थे, और क्योंकि यहाँ पर तल्ख हक़ाइक़ कुछ और हैं। जो परवेज़ इलाही साहब हैं, बिल्कुल उनके साथ भी हमारे तलकात थे, और अदम इत्माद करने की जो ऑप्शन है वो आपका आइन प्रोवाइड करता है, और वो इत्तेहादी जो पिछली गवर्नमेंट के साथ थे वो हमारे साथ आए, मरकज़ की गवर्नमेंट चेंज हुई, और इमरान खान साहब जो हैं वो इत्तेहादियों के साथ खुद बताते हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं थे। सो वो एक अलग इशू है। परवेज़ इलाही साहब हमारी तरफ से चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बन चुके थे, स्पीकर पंजाब असम्बली होने के बावजूद, और वो हमारे सीनियर्स का शुक्रिया अदा भी कर चुके थे। लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि जब 28 मार्च वाला जलसा था हमारा, तो उस दिन 27 को हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, 28 को इमरान खान साहब के साथ मिलकर उधर से कैंडिडेट बन जाते हैं। तो फिर वो रिक्वेजिशन जो पंजाब असम्बली में हमारी तरफ से जमा हुई थी अजलास के लिए, उसी पर अजलास होता है। 6 तारीख को स्पीकर साहब ने उस अजलास को परलॉन्ग करते हैं, परलॉन्ग करते हैं, तो फिर 3 तारीख को 3 अप्रैल को जिस दिन मरकज में था अदम इत्माद, उसी दिन इतवार को इधर भी रखा, और उसको फिर पोस्टपोन करके 6 पर ले गए। 6 को गए तो असम्बली के ऊपर बाल लगा दी और रास्ते बंद कर दिए, और जब फिर 16 आ गई। फिर 16 कोर्ट ने ऑर्डर किए, कोर्ट ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन जारी की कि आप जाएं, कोर्ट्स के जो ऑर्डर है उस पर अमल करवाएं। तो मैं समझता हूं जाए नहीं कहा, क्या अमल दरामद कराएं, आईजी तो बैठा रहता है जहां मर्जी बैठा रहो। नहीं, चलो ये भी समझ लें कि वो इंश्योर करवाएं। और उस दिन जो हुआ, मैं समझता हूं कि गुजरात से आए हुए लोग, आम जो सिविल आदमी है, वो हाउस जो हाल होता है उसके अंदर एमपी या एमएनए को बगैर नहीं जा सकते। वहां पर डिप्टी स्पीकर के साथ जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब, ये बजट इजलास है, 10 तारीख को कौमी असम्बली का बजट पेश होता है। उसी तरह मैं समझता हूँ कि 13 को खैबर पख्तूनख्वा का हुआ है, 13 को हमारा पंजाब का था, 14 को आज सिंध का भी हो गया है, और गवर्नर ने नोटिफाई किया है इसको बजट इजलास। और बजट इजलास होने के बावजूद हमने एडवाइजरी कमेटी में 6 घंटे इनके साथ बैठे। अब देखें ना, लॉन्ग मार्च का पंजाब के बजट से क्या तल्लक है, इसके बावजूद हमने सिटिंग की, और जो वहां पर फैसले होते हैं, अब मुनस इलाही साहब माजरत से एडवाइजरी कमेटी के मेंबर नहीं है, वो एमएनए है, वो भी वहां पर मौजूद थे, हमने उनको भी बर्दाश्त किया, सब कुछ किया। लेकिन आप ये देखें कि जो अजलास 2 बजे शुरू होना था, उसको 2-3 दफा शुरू भी हुआ, लेकिन बजट अजलास का आगाज नहीं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बजट पढ़ने नहीं दिया गया, और बार बार वायलेशन, जो आपने बात की अता तारड़ साहब की, देखिए जी, अता तारड़ साहब वाला तो इशू बाद में खुद रेज किया गया, पहले एजेंडे में नहीं था। और आप देखें 2008 की असेंबली में भी मियां मुश्तरा साहब और राणा सनाउल्लाह साहब और मेरा भी बाई इलेक्शन हो गया था जिमनी, और फॉर 6 मंथ सूबे में और मरकज में मिनिस्टर जो है वो बन सकते हैं। अभी शौकत तरीन साहब मरकज में बने थे, और ये आइन में है। अगर आइन में नहीं
देखना स्पीकर साहब एक रूलिंग देते हैं सिर्फ और सिर्फ रुकावट बनने के लिए, तो वो आइन को देखे ना, आइन के खिलाफ तो रूलिंग नहीं होती। देखना स्पीकर साहब हो या चीफ मिनिस्टर हो, वो ओथ लेते हैं और ओथ लेने के बाद उसकी वायलेशन नहीं होती। मैं समझता हूं कि आज का भी जो इजलास था, हाँ स्पीकर के पास अख्तियार है चीफ सेक्रेटरी राय जी को बुलाने का, वो बुला ले, लेकिन बजट इजलास के साथ उसको बड़ी बात थी। चलो ठीक है, बिल्कुल फर्ज माल आप समझ थोड़ी सी वायलेशन है भी, तो बुला ले तो नहीं देखना आप मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो अंदर की कहानी ये है कि 25 मई को जो कुछ उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, अदालत कोर्ट के आर्डर के बाद पुलिस की गाड़ियां भी जलाई गई, पुलिस पर पथराव भी होता है, पुलिस का कांस्टेबल शहीद भी होता है, सब कुछ होता है। वो केस हमने कमेटी बना दी, कमेटी पर उन्होंने यकीन कर लिया। अब जब इजलास शुरू होता है वो कहते हैं कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी यहां आकर गैलरी में बैठे, हमारे मेंबर तकरीरें करेंगे और वो उनके जवाब देंगे, उनसे मदद करेंगे। तो बजट इजलास के अलावा कोई और एजेंडा नहीं होता। बजट इजलास को होने दें, उसके बाद वो बुलाएं, चीफ सेक्रेटरी को तलब करें, हमें क्या एतराज है, लेकिन कानून की वायलेशन ना करें। ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल। अगर सारी जगह कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो हम अपनी एक सरकारी अफसरों को बचाने के लिए इतना बड़ा सिस्टम नहीं, हम नहीं बचाते, कोई हर्ज नहीं। अंदर वजह क्या है वो जरा मुझे बताइए। क्या बुनियादी बात इस्ताकात कमेटी बन के उनको सजा देने का इरादा है? इकबाल साहब सबको शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में याद किया। सबसे पहले बात यह कि वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है हमारे यहाँ। जो भी हुकूमत आती है उसको अपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनानी चाहिए। अच्छा, हम 5 साल जब तक की हुकूमत चलती है, 4-5 घंटे हम मुज़ाकरात हुए हैं, मेरी गुजारिश है। अच्छा, उसको उस पर अमल दरामद नहीं होता कोई। हमारे यहाँ जब से भी कोई नई हुकूमत आती है वो हम 5 साल जब तक हुकूमत चलती है वो पोलराइजेशन ही खत्म नहीं होती। होता ये है कि जब आप इलेक्शन से निकल आते हैं, गवर्नमेंट बन जाती है, तो फिर पॉलिटिकल फीवर को पीछे कर देते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपने हुकूमत को चलाना कैसे है, आपने अपने पार्टी एजेंडे को, मैनिफेस्टो को, जो आपने वादे किए आवाम के साथ, उसको आपने पूरा किस तरह करना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो कल्चर नहीं है। सिचुएशन है ना, मुझे ये लग रहा है कि जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून में जो बहुत बड़े समझदार लोग थे, कई दफा जुनेजो साहब के साथ भी ऐसे होता यूनिटी कैंप के बाद, कि वो जो हॉक्स होते हैं ना वो आगे आ गए, लड़ाई कराने वाले। अच्छा, हॉक्स सब जगह होते हैं। उन्होंने काम को ठंडा नहीं पड़ने देना होता। अब ये जो लोग मुज़ाकरात के 4-5 घंटे हो गए, हो सकता है वही लोग आगे हों जिनकी यादें बुरी हैं। देखिए, हॉक्स हर जगह होते हैं और ये हॉक्स हर जगह अपना एजेंडा लेके चलते हैं। ये हर पार्टी में होते हैं और ये अपोजिशन में भी होते हैं और ट्रेनी बेंचेस में भी होते हैं। देखिए, जरूरत है समझ की, ये जो सबसे ऊपर जो बैठे होते हैं, शख्सियात बैठी हैं, उनका फर्ज होता है कि सारे इवाम को साथ लेके चले। जो राना साहब ने और मलिक साहब ने जो सिचुएशन बताई है ईवान की, ये एक पोलराइज्ड ईवान का मंजर है कि जो शदीद खिंचाव है आपस में, जो एक दूसरे को काम नहीं करने दे रहा है। कभी आप माफ़ी मांगेंगे, ये बुनियादी तौर पर ये बात राना साहब की दुरुस्त है कि बजट इजलास में सिवाय बजट की और कोई बात नहीं होती। ये काम बाद में भी हो सकता है, ठीक है, स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, जिसको चाहे आइन को बुला सकता है, लेकिन आप बजट की कीमत पर आपने अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात की कि जब बजट नहीं होगा तो तनख्वाहें रुक जाएगी, सारा स्टेट फ्लॉप हो जाएगा। ये बात बुनियादी तौर पर दुरुस्त है। अब आप ये कहेंगे 25 तारीख को वो आए और जब तक वो नहीं आएगा माफी नहीं मांगेंगे, बजट स्टार्ट नहीं होगा, मेरे ख्याल ये मुनासिब नहीं है, ये सियासी रवैया नहीं। हमें अपने रवैये को, ये जब उन्होंने इजलास सोचा, यानी आप देखें जो उनको मशवरा देने वाले हैं वो भी तो उनका एजेंडा क्या होता है। मैंने अक्सर देखा, कई हुकूमतों में हमने भी देखा, अंदर लोग गलत मशावरा देने वाले होते हैं। बिल्कुल। आज हमजा शहबाज साहब ने बड़ी सख्त तकरीर करवाई गई, कोई जरूरत नहीं थी, मतूत कार तक बात हुई। हालांकि हमजा शहबाज के प्रोडक्शन आर्डर तो इमरान खान की मुखालफों के बावजूद परवेज जारी करते रहे। ये कहते हैं गवर्नर को हम असम्बली भिजवा रहे हैं कि वो किसी और प्लेस के ऊपर इजलास जो मुनक्कद किया जाए, स्टेटस दिया जाए असम्बली का, और डिप्टी स्पीकर एज इट पॉसिबल। बदकिस्मती से जब मुल्क की मफादात पीछे चले गए और जातियात आगे आ जाएं तो इस किस्म की भी चीज़ें होती हैं। मसलन जो राना साहब ने जिससे फरमाया कि लास्ट टाइम जो असम्बली में जो कुछ हुआ डिप्टी स्पीकर के साथ, जो चौधरी साहब के साथ जो तलखी हुई, जो स्टेटमेंट्स आई, उसके बाद देखे ना, उसके बाद कूल डाउन होना चाहिए था, किसी को ब्रिजिंग करानी चाहिए थी ताकि मामलात ऐसे तरीके से चलते। लेकिन जब भी इजलास होता है तो यकीनन अपोजिशन और जो हुकूमत होती है, दोनों की, राना साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि दोनों की जो कमेटीज होती है वो बैठती हैं, एजेंडा तय करती हैं, मोडालिटीज तय करती हैं ताकि इस किस्म की सिचुएशन पैदा ना हो, और फिर उस पर अमल दरामद कराते हैं, लोग बीच बचाव कराते हैं। लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई कि मैं ना मानूँ, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि स्पीकर की रूलिंग होती है, उसकी एक आईनी कानूनी हैसियत होती है, और जो असम्बली के जो रूल्स होते हैं उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि एक एजेंडा, बाकी राना साहब ने सही कहा कि एजेंडा था
बजट जब बजट का हो तो फिर बजट ही होता है, बीच में कोई ज़िमनी चीजें आ जाती पास तो हो नहीं रहा होता, तो आ जाती काफी हैं। दिन लगते हैं। मसलन इनके पार्ट पे भी है, हुकूमत के पार्ट में भी है कि लाम मिनिस्टर कहते हैं कि ठीक है हो गया, आप बजट एक दिन जब मंगल का जब कोई प्राइवेट डे आएगा तो उसे उनको बुला लिया जाएगा, और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं इनका जो कोई इस्तकाक बजरू हुआ तो हुकूमत कैटर कहीं करेगी। ये और बात तो नहीं, जो कहते हैं जो नजर आती है वो होती है, जो हो रही है वो नजर आसिफ अली जरदारी साहब मिले हैं चौधरी शुजात साहब, ये बड़ी अहम बात है। आज उनका जो सीनियर मिनिस्टर है वो इजलास के बाद फौरन चले गए हैं बुलावला। मसला ये है कि कहीं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अकेले में साजिश में पीपल पार्टी तो शामिल नहीं है। नहीं, हो सकता है, देखे ना पीपल पार्टी के जो ताकि बजट इजलास पीपल में- पार्टी की जो लीडरशिप है, पीपल पार्टी के जो अहम लोग हैं वो इस सिचुएशन से खुश नहीं है। देखे ना कोलेशन हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल काम वो डिफेंड तो नहीं कर रहे जरदारी साहब डिफेंड कर तो रहे। ये उनके पास एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया हुआ है, कोई शक नहीं, लेकिन ये सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ डिफरेंट की सिचुएशन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है, पीपल पार्टी का साथ दे रही है हुकूमत का, कुछ और चीजें हो सकती है कि क्या किया जाए। बिल टेबल होता है, बहस होती है, आप कहते हैं बजट इजलास में एक वोट अगर कम होता है तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। यकीनन अगर बजट पास नहीं होता फिर तो आप अक्सरियत खो देते हैं। राणा साहब क्या ये कोई धोखा तो नहीं हो रहा आपके साथ? पीपल पार्टी पंजाब में कैसे आएंगे? अगर आप ताकतवर रहेंगे तो वो कैसे आएंगे? इकबाल शाह साहब गुजारा ये है, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, 99 से CWC का मेंबर हूँ, पंजाब का नायब सदर हूँ। मैं मुझ जैसे वर्कर और मेरा कायद मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब की कोई ख्वाहिश नहीं थी हुकूमत में आने की। हालात को पेश नज़र रखते हुए मजबूरन आए हैं। जरदारी साहब खुद तशरीफ लाए हैं 96 पर मॉडल टाउन, मियाँ शबाशी साहब को मिलने के लिए तशरीफ लाए हैं, वहां बैठकर बातें हुई हैं। उसके बाद PDM मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमारी तो एक तलखी चल रही थी कि हम PDM में थे और वो पार्टी नहीं थी, डरने लदा हुए, लेकिन हालात को पेश नजर, क्योंकि खान साहब ने 4.25 साल में इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा और कुछ किया नहीं। आज अगर हम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मियाँ शबाशी साहब कहते हैं कि अपोजिशन आए, हम उनके साथ बैठकर तमाम इश्यूज पर, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, वो कौमी इशू, हम बात करने के लिए, वो मसाके मशीयत, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात इमरान खान साहब नहीं करते थे। जब इंटरनेशनल या नेशनल इश्यूज पर मीटिंग होती थी, असली लीडरशिप आती थी, तमाम अपोजिशन लीडर या तमाम पार्टियों के पार्लियामेंट लीडर आते थे, तो उसमें भी खान साहब 3-4 दफा तशरीफ नहीं लाए थे। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि हम तो खुद अर्ली इलेक्शन में जाना चाहते थे। अगर 25 मई को धरना ना आता और खान साहब ला ना करते तो हो सकता मुझसे ज्यादा मलिक साहब ने बताया गया ना, आपके जिम्मे पान डालना है बात, आपने पेट्रोल महंगा किया, आपके हाथ में, आपके सामने IMF नहीं आ रही, और ये पेट्रोल डीजल गंदम सरिया महंगा हो गया। ये आप ठीक फरमा रहे हैं, क्रेडिट तो कर आप ठीक फरमा रहे हैं। हम आवाम में थे, हम अपोजिशन में थे, हमें इमरान खान के इत्तेहादियों ने, इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों के साथ साजिश की कि मेरा साथ छोड़ जाएं, आप अपोजिशन के साथ मिल जाएं, और वो चौधरी शुजात साहब, उनके बेटे, और वो MKM, और उसके बाद मैं समझता हूं मैंगल साहब, और उसके बाद वो तमाम लोग हमारे साथ आए, तो हमारी अददी अक्सरियत में इजाफा हुआ। अदरवाइज तो हम अपोजिशन में थे। ये इमरान खान साजिश ना करता तो मैं कहता हूं कि हमें तलख हालात फैसले करने पड़े, हम नहीं करने पड़ते। डॉक्टर ने करवाया नहीं, मैं कहता हूं कि हम बिल्कुल जो IMF के रिटर्न जो 3 महीने पहले के एग्रीमेंट थे, जो स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट हो चुके थे, मैं समझता हूं जो FATF में जो ये बात है कि अगर आप चाहते हैं कि IMF में जो ये करके गए थे, तो फिर FATF अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाए तो फिर इमरान खान निकाल के गया ना। नहीं, मेरा ख्याल आपने निकाला नहीं, आधा उधर आधा नहीं, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। अगर आज डेडलॉक रहता IMF के साथ तो नहीं, अगर रहता तो बिल्कुल हमारे जो शब्बर जैदी ने कहा और जो शिबली कहते हैं, जो रज़ाक दाऊद कहते हैं कि मुल्क तो दिवालियापन के करीब है, तो मुल्क वाकई दिवालियापन के करीब है। जो 3 महीने पहले इंस्टॉलमेंट आ रही थी वो नहीं आई, खान साहब की हुकूमत में नहीं आई। बिजली गैस पेट्रोल पर उन्होंने रिटर्न दिया हुआ था कि हम सब्सिडी खत्म करेंगे, और वो सब्सिडी खत्म करते हुए पेट्रोल आपका 300 फी लीटर क्रॉस करना था। इसलिए तमाम तरह हालात के बावजूद जब मुफ्ता इस्माइल 2 हफ्ते पहले दोहा में जाते हैं, हमने वो तमाम तरीके आजमाए, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। IMF और तमाम जो फ्रेंडशिप वाले कंट्रीज हैं उन्होंने भी कहा उस पर अमल करें। आर्मी चीफ अपने जो
बैरिया के भी और फजाइया के भी सारे लोग गए हैं, तो ये सिविल गवर्नमेंट होती है, अब वज़ीर सारे सूबों मुल्कों में हो क्या है, उनको कुछ मिला था या ये फिर गारंटी दे रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि सऊदी अरब या यूएई और जितने कंट्रीज थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जो आईएमएफ के साथ आपकी गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किए हुए हैं, आपसे मुराद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, उस पर अमल किया जाए। अगर आप वायलेशन करते हैं तो इम्पैक्ट या तासर अच्छा नहीं पड़ता। हमने उस बात को फॉलो किया है, इसीलिए तो ये 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा, वरना ये फैसला मैं बड़ा सीधा वर्कर हूं। नहीं, ये मियां नवाज शरीफ साहब इस फैसले पर बिल्कुल खुश नहीं है, खुश नहीं है। ड्राइविंग सीट पर तो आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है। और जिम्मेदारी भी हमारी, और इत्तेहादियों ने साथ मिलकर कहा कि आप ये सख्त फैसले करें, हम आपके साथ हैं, अदरवाइज हम अकेले करने के लिए तैयार नहीं थे। कभी सुना फजल रहमान का बयान, कभी जरदारी साहब, देखिए मसला, देखिए एक बात, ड्राइविंग सीट पर तो ये देखिए मसला ये, दिस इज द पॉइंट। देखिए मसला ये है कि सारा जो बोझ है ना मुस्लिम लीग नून पे आ गया जी, है, बिल्कुल। शायद उन्होंने खुद अपने आप पे ले लिया। अच्छा, सारा जो चलाकी की आसदारी की तरफ से हुई है और सारा वो जो मुद्दा है वो उन पे डाल दिया गया है कि सारा जो है वो ये 12 जमातों की हुकूमत है। ये आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब के साथ मुखलस नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये देखिए सियासत होती है, एक बात साहब, ये सियासत होती है, सियासत होती है। देखिए मुस्लिम लीग नून बड़े टेस्टिंग मोड में आ गई है। मैं गुजारिश करूं, मैं कह रहा हूँ 12 जमातों की हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन सारा जो मुद्दा है वो लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून पे आ गया। अब ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत को सोचना चाहिए कि भाई अगर वो इमरान खान सारी हुकूमत करके गई थी तो आपने इन हालात में हुकूमत क्यों ली? जब आपने इस हद तक 300 रुपए का पेट्रोल कोई गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, सैलरीड पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। वक्त आ गया साइकिलों पे कौन पहुंचा, डीजल जो है वो जिम्मेदार बेचारा ट्यूबवेल चलाता है, ट्रक। मैं यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, वो वे ऑफ लाइफ है, वो जिंदगी का हिस्सा बन गया, उसको आप माइनस नहीं कर अच्छा, सकते। मुझे बताइए ये जो रात है, इसके बावजूद क्या सफल जरदारी मलेशिया जहाज साहब को, इसके बावजूद मसला हल नहीं है, सब पंजाब असम्बली में हो रहा। मुझे बताइए, ये बात शुरू करती है बलूचिस्तान से, जब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की तरफ की गई, चेयरमैन शामिल बनाया गया, बार बार वो पीटीआई के वो इंश्योरेंस पॉलिसी बनते थे जरदारी साहब, ये जो धींगा मुश्ती है ये वैसे ही हो रही है जो जरदारी साहब को भी पता है। देखिए बिल्कुल जरदारी साहब इसके लिए कोशां हैं कि ये मामला जो है डेडलॉक किसी तरफ आए, और डेडलॉक बना रहे या आए? नहीं, उसके साथ किसी तरफ हल हो, ये मसले की मसला हल हो, इस तरह स्टैंड स्टिल ना रहे। देखिए शुजात साहब से जो बज़ाहिर कटसी कॉल है, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने बात की होगी और उनको कहा होगा कि जनाब जरा हाथ हौला रखो, कुछ नजर आते हैं लेकिन नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखें जो वफाक में मुलाकात और चीज है, क्यों हुई है ये तो आपको नहीं पता। देखिए बात ये, मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना आपसे कि उन्होंने बिल्कुल बात की होगी, लेकिन ये सियासी मुलाकातें बर्फ पिघलने में, बर्फ मिनटों में नहीं पिघलती, थोड़ा सा टाइम तो लेती है ना। चलो आपका अपना पॉइंट, मेरा ख्याल है कि कोई दूरी इसमें कौन सी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, बल्कि आग ठंडी ही नहीं हो रही। नहीं, देखें इसमें कोई शक नहीं, दूरियां तो है और इख्तिलाफ भी है। पॉलिटिक्स पंजाब में पीपल पार्टी कैसे आएगी? पीपल पार्टी पंजाब, वैसे पीपल पार्टी पंजाब में आगे कुछ मिला नहीं है, पीपल पार्टी लूज किया। लेकिन दूसरी अहम बात है कि जो जिसकी वफाक में हुकूमत होती है, बहुत जिम्मेदारी उसी में पड़ती है। देखें ना, तीनों सूबों में डिफरेंट हुकूमतें हैं, चारों में, जहाँ मुस्लिम लीग नून अलायंस है, केपी में पीटीआई के है, वहाँ पीपल पार्टी का लोन है, कुछ नहीं होती। आप सिंध का बजट देख लें, 1300 में से 1100 तकरीबन, नहीं हमारे 11.25 बिलियन रुपया वफाक ने देना, जो 18वीं तरमीम में एनएफसी अवार्ड है। 47% जो वफाक को देना होता है, जो 18वीं तरमीम के बाद, इसमें कोई शक नहीं। अब देखना, सेंटर के पास इतने इख्तियारात नहीं हैं जितने सूबों के पास होते हैं, लिहाजा सूबे बाख्तियार हैं, और सूबे अब वो क्लचेस से निकल गए हैं कि आपको पैसा मांगना पड़ेगा, आप ब्लैकमेल करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। अब ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सिंध में भी बुरे हालात हैं। लेकिन राना साहब माजरत के साथ आपकी हुकूमत में बड़ा बोझ है, और मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा विजन था, और मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इस हाथ में नहीं थे कि कोई आईनी चीज भी है तो इस हुकूमत को चलते रहना चाहिए। अगर हुकूमत चलती रहती तो आज शायद जो कुछ हो रहा है इससे बुरा होता, और इमरान खान साहब शायद अगला इलेक्शन जो पीपल पार्टी का हुआ था ऐसे होता था। लेते हैं कि क्या गवर्नर को इख्तियारात हासिल हो सकती हैं कि स्पीकर की मौजूदगी में, जो इस वक्त बाकायदा स्पीकर है परवेज है, वो असम्बली मौजूद है, वो किसी होटल को उसका दर्जा दे के तो डिप्टी स्पीकर बैंक जाके तो वो बिल उनके सामने पेश हो। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पीकर के इंडिपेंडेंस है, स्पीकर के अपने इख्तियारात हैं, एक आईनी होता है वो। दूसरा असेंबली के रूल्स हैं, रूल ऑफ बिजनेस है। राना साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जो हम आईनी तौर पर जानते हैं
کہ گورنر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ فلاں، چونکہ اس لیے کہ کوئی ایسی سچویشن ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی اسمبلی کا فلور اویلیبل نہیں ہے، یا اسپیکر انکیپیبل ہے، یا اسپیکر کرنا نہیں چاہتے. جو جب بھی اجلاس ہونا ہے یہ اسپیکر نے کرنا ہے، یہ رولز ہے، آپ اسپیکر کو روک نہیں سکتے. اگر اسپیکر کے علاوہ اجلاس ہوتا ہے اور اس کو صدارت نہیں کرنے دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. بریک کی طرف رانا صاحب یہ آپ بتائیے کیا باتیں ہیں کہ بھی ان حالات میں جیسے بھی حالات ہیں آپ کو وراثت میں ملے تو آپ کہتے ہیں، لیکن ظاہر آپ نے اپنی خوشی سے یہ حکومت لی ہے، بلکہ مینج کر کے لی ہے، سازش سے لی ہے، باقاعدہ طور پر سارے مطالبے مان کے 13-14 اکٹھے مل ملا کے تو لی ہے. آپ بتائیے کہ آپ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں اس وقت پٹرول ڈیزل اور سارا سریا خاص طور پر ہماری ہاؤسنگ انڈسٹری بند ہو چکی ہے، ٹیکسٹائل کا تو پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے پوچھا تھا. تو یہ بےروزگاری جب پھیلے گی تو جو اس طرح کا بریک ہے بعد بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. رانا صاحب میں پھر بتائیے کہ آپ بڑا شور مچاتے رہتے تھے عمران خان کی GDP یہ ہے، فارن قرضے یہ ہیں، سیمنٹ مہنگا ہو گیا ہے، کھاد مہنگی ہو گئی ہے، ڈیزل. اب کیا کہتے ہیں آپ، کیا جواب دیتے ہیں؟ اقبال شاہ صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو عمران خان IMF کے پاس کہتا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، میں کہتا ہوں میں خودکشی کے حق میں نہیں ہوں. میں یہ بھی بات نہیں کہتا کہ وہ IMF کے پاس کیوں گئے ہیں، لیکن بر وقت ان وقت ان سے ڈائلاگ کرنے چاہیے تھے. اور ان سے جو دوری بڑی، جو ارسطو خان، میرا خیال ہے اسد عمر صاحب جو ہیں، بدل گیا. پہلے رستو تھا حسن اقبال خان تھا. نہیں وہ آپ کا ہوگا، میرا نہیں ہے، میرا تو وہی ہے ارسطو خان جس نے وعدے اور دعوے کیے تھے. وہ ارسطو خان امریکہ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی ہوپ فلی مذاکرات کامیاب، اور اگلے دن اس کی چھٹی ہو جاتی ہے وزارت فنانس سے. اور جس کو لایا جاتا ہے سدا بہار شیخ حفیظ صاحب، وہ مسلم لیگ نون میں بھی رہے، کاف میں بھی رہے، ادھر بھی رہے، اب ملک تباہ ہو گیا، وہ بھاگ گیا. نہیں آ گیا، جہنم میں جائے. میرے ملک کا تو براگر کیا گیا، وزیر اعظم آ گیا. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم آ گیا ہوگا، وہ اگلے جان جنت تقسیم کرے، ہمیں کوئی اعتراض. ایشو یہ آج کی ہم بات کر رہے ہیں، آج ایشو یہ ہے کہ جو عمران خان نے IMF کے ساتھ وعدے معاہدے ایگریمنٹ کیے تھے اس پر عمل کرنا پڑا، جس کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے. اس لیے ہم ریلیف دے رہے ہیں. اس لیے ہم مرکز میں یوٹیلٹی سٹور پر جو 3200 روپے من آٹا عمران نیاری دیتا تھا، وہ ہم نے 1600 روپے من کر دیا ہے. 10 کلو کا جو بیگ ہے 400 روپے کا. اور جو کوکنگ ڈالڈا گھی 550 کا تھا وہ 300 روپے میں مل رہا ہے. اور چینی جو 120 والی تھی وہ 75 روپے میں مل رہی ہے. اور اسی طرح پنجاب میں بھی 490 روپے کا اوپن بھی دیا جا رہا ہے. یوٹیلٹی سٹور نے اوپن شاپس کو ہم نے ڈکلیئر کیا ہے، ان کو آپ بھی چیک کر سکتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ پنجاب میں ہم نے جو سرکاری ملازم ہیں ان کی جو سیلری تھی مرکز میں 15% بڑھی ہے، ہم نے ان کے الاؤنس بڑھا کر ان کو 30% پر لے کے گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کو سیلری میں بھی اضافہ ہو، ان کو ہم یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگوں نے چیزیں باہر خریدنی ہوتی ہیں، تو آپ سرکاری کا تو آپ نے کر دیا، تو آدھے 35% تو سرکاری اور 65% جو بیچارے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں وہ سودا کہاں سے خریدیں گے؟ نہیں، وہ میں کہتا ہوں یوٹیلٹی سٹور ہر شہر میں موجود ہے مرکز گورنمنٹ کا. اس کے علاوہ صوبائی گورنمنٹ کے ارادہ ہے جب آٹا سستا مل جائے گا آدھی قیمت پر، چینی سستی مل جائے گی، تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے تو دعوے کیے تھے نا، ایکشن لے لیا تھا چینی مافیا پر، تو پھر چینی مافیا تو 75 روپے ہم نے کی ہے اور مارکیٹ میں 85 روپے کی ہے، اس نے تو نہیں کی. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پنجاب کے اندر جو سپیکر صاحب ہے وہ وائلیشن کر رہے ہیں. حقیقت میں وہ حمزہ شباشی صاحب کے اگینسٹ خود چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ لوز کر گئے، وہ ہار گئے. اب ان کی جو ہار ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کہتے تھے کہ چوری شہزاد اور پرویز الہی صاحب جب ڈپٹی اسپیکر پر حملہ ہو رہا تھا وہ ایسے ویل ڈن کہہ رہے تھے، اور گجرات کے ٹائیگر کو لا کر اسمبلی کے اندر MPs کو اوپر تشدد کرایا، ایکسپوز ہو گئے. اگر پرویز الہی صاحب بہت اچھے ہیں تو پھر چوری شہزاد صاحب ان کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے؟ ان کے بیٹے ہمارے ساتھ کیوں ہیں؟ وہ صالح صاحب اکٹھے ہیں، نہیں، دو ادھر ہیں، دو ادھر ہیں. تو پھر آپ اگر دو ادھر ہیں تو دو ادھر ہیں، تو پھر ملک صاحب اور منیب الحق صاحب بتا سکتے ہیں کہ پھر یہ عوام کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ حقیقت میں یہ ان کا تضاد ہے اور ایک عمران خان نے پکڑا ہوا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گورنر نے جو ایجنڈا جاری کیا ہے اس کی وائلیشن کی جا رہی ہے، اور سپیکر صاحب جو ہیں وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں. بجٹ نہ پیش کرنے دینا یہ میں سمجھتا ہوں کھلم خلاف ورزی ہے. باقی جو ان کے اختیارات ہیں ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ کل اور آج جو کروڑوں روپے
MPs का 371 MPs की जो डेली है वो किसकी जेब से जा रही है? वो गरीबों के खजाने की। अच्छा राघव, एक और खबर है कि आप लोग बड़ी तेजी से फटाफट अपने जो MP जीते हैं या हारे हैं उनको फंड दे रहे हैं, सारे खजाना खाली कर रहे हैं, सड़कें बनाओ, ये बनाओ, ताकि कल को मौका आता है। अपोजिशन को आप कुछ नहीं दे रहे? नहीं, मेरा ख्याल ये है खजाना खाली नहीं होता, और जो पुरानी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं हम मलिक साहब उसको किसी को बंद नहीं कर रहे, हम उनको ऑनगोइंग स्कीमों में रख रहे हैं। हाँ, एक दो गलतियां हम कर रहे हैं, उसकी माफी हम आपसे चाहेंगे। हम तमाम अस्पताल में फ्री मेडिसिन कर रहे हैं, हमने OPD शाम को भी शुरू करवा दी है, और कैंसर की मेडिसिन जो वो भी मिलेगी, और उसके साथ हम स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी फ्री देने का हमने पंजाब में फैसला किया है, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने का भी फैसला किया है। हमारा पंजाब का जो 685 अरब का बजट है ना डेवलपमेंट, उसमें ऑनगोइंग स्कीमें, नई स्कीमें, रूरल और फार्म टू मार्केट वाले जो रोड हैं वो बढ़ेंगे, और हमने 485 अरब एजुकेशन के लिए प्रपोज किया है, और 470 हमने हेल्थ के लिए। मुनीर साहब, महंगाई के मतलब आपका क्या ख्याल? राणा साहब बड़ी खूबसूरत। देखिए राणा साहब ने बाकी आज मेरे दिल करते हैं कि तारीफ करूं। देखिए जो उन्होंने एजेंडा बताया है, जो ये करना चाहते हैं, आप लाहौर में फिरते, महंगाई का कोई असर पड़ा? महंगाई तो है जी, उसमें कोई दो है। गरीब आदमी जो है वो तो खैर किसी शुमार में मिडिल क्लास भी खत्म हो गई है। जिस लेवल की महंगाई बढ़ गई है ना, मिडिल क्लास अब इस मुल्क में लगता है 2 क्लासें रह जाएंगी, अपर क्लास और लोअर क्लास। मिडिल क्लास जो है वो बिल्कुल सोकड़ के लोअर क्लास की तरफ जा रही है, और लोअर क्लास जो है बिल्कुल सड़क पे आ गई है। ठीक है, जो राणा साहब ने एजेंडा बताया ये बड़ा खुशाइंद है, और मुझे उम्मीद है कि जब अगले इलेक्शन होंगे और इनकी हुकूमत आएगी तो इस एजेंडे पर ये दिलो जान से हुकूमत करेंगे, और जो कुछ इन्होंने कहा है उसको मनोवन उस पर अमल होगा, ताकि लोगों के जो हालात है, ये जो लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं, इससे निकलेंगे और कोई सुख का सांस लेंगे। मौलाना साहब, ये जो इमरान खान ने कहा है कि तो एक पार्टी है और एक विंग है लाइक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सब एतबार नहीं है, ये तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग, ममनुआ लॉन्ड्रिंग, और ये है उनके केस ही नहीं सुने जा रहे। ये इलेक्शन जो लाहौर में हो रहा है तो क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए इकबाल शाह साहब, ये बदकिस्मती की बात है कि जब भी इलेक्शन हुए हैं तो हर हारने वाली पार्टी ने यही कहा कि जो इलेक्शन थे रिग थे, ROs के इलेक्शन थे, इलेक्शन कमीशन ने धांधली की। ये हमारी कौम का ना एक नेशनल करैक्टर बन गया। अब देखिए हमारे पास कौन से ऐसे इदारे हैं, हम अदलिया को मानने के लिए तैयार नहीं, हमारे हक पे आ जाए तो अच्छा है, अगर हम मुखालिफ आ जाए तो हम कहते नहीं ये धांधली हुई है, करप्शन हुई है, ये और एलिमेंट थे, ऐसी ब्यूरोक्रेसी की ये पोलिटिसाइज हो गई है। बुनियादी तौर पर राणा साहब एग्री करेंगे, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नेंस का इशू है, वो बहुत बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में। जब तक आप तमाम कवानीन को रुथलेसली चेंज नहीं करते, उस वक्त तक कोई पॉजिटिव तब्दीली आ नहीं सकती। उसके लिए एक पॉलिटिकल हुकूमत को एक फुल टेन्योर चाहिए और 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 अक्सरियत के बगैर ये चीज़ें बदलना, कानून बदलना, लेजिस्लेशन करना, लॉज बदलना, हमारे जितने भी कवानीन अंग्रेज़ों के दौर के हैं, अब उनमें तब्दीली की सख्त ज़रूरत है। हमें अच्छे लेजिस्लेटर चाहिए जो ड्राफ्टिंग करें, वो नहीं है। और उस इसलिए नहीं है कि हमारे असेंबली में होता क्या है, अवाम की तो कोई बात ही नहीं होती, फजूल किस्म के एजेंडे पे हम बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वतीरा चीज़ें बदलनी चाहिए। जो सियासी लीडरशिप है उसको अपने ज़ाती इख्तिलाफात भूल कर कौमी और इज्तिमाई मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए। उसमें हमारी लास्ट कमेंट्स राणा साहब बताइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आप पर इल्जाम लगाता रहता है कि वो आपके भी केसेस है वो सुनता ही नहीं, और सिर्फ PTI के एक बंदा प्लांटेड उधर है। मैं आपको एक बात कहूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, ये इमरान खान साहब ने अपनी चॉइस के साथ, पसंद के साथ लगाए थे। जब बाद मुकर गया क्या लगे बड़े डॉक्टर लगाया, आप उन्होंने ये भी कहा जी। एक बात से सब मैं अर्ज करूंगा, राजा सिकंदर साहब को हमने लगाया, इमरान न्याजी ने लगाया, और लगाकर उसने बड़े जज्बात में खुशी का इजहार कर दिया कि अब हमने उस आदमी को लगा दिया है जो इलेक्शन को नीट एंड क्लीन जो है वो हकीकत में कराएगा। और जो शेख रशीद साहब हैं वो कहते थे कि ये सेक्रेटरी रेलवे रिटायर्ड हुआ, इसको एक्सटेंशन दी जाए, हम नहीं मान रहे थे। अब देखें कि जो 20 मुनर्रफ अफराद हैं उनको चीफ इलेक्शन कमीशन भी नोटिफाई करता है तो वो फैसला अच्छा है, और फिर इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इनको साल टाइम दे दे तो वो बहुत अच्छा है। बाकी अगर फॉर्म फंडिंग पर वो एक्शन नहीं लेता, अमल नहीं करता, तो वो कहते हैं बहुत अच्छा है। जब वो कहता है कि इंसाफ होना चाहिए तो फिर कहता है कि वो आप कहते हैं इमरान खान लगवाया, इमरान खान लगवाया, और इमरान खान को आपने नहीं लगाया था, इमरान खान की तरफ नहीं लगाया था, बंदा बदल भी नहीं, हमने लगाया था। ये बात ठीक है,
दोनों पार्टियों की मर्जी से। उनकी चॉइस थी बिल्कुल। उसके बाद जब अपोजिशन लीडर से कहा गया था हमारी राय थी, लेकिन वो पसंद उनकी था, हमारी पसंद नहीं था। नाम और हमारे आया था, इधर से एंडोर्स हुआ था। हमारे तो फिर वो कहते हैं दोनों की पसंद नहीं थी। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती कि दोनों की पसंद ना और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए। नहीं, उस पर डिबेट होती रही। उनकी पसंदीदा शख्स था, उन्होंने बार बार उनके इंटरव्यू किए हुए थे। एक चीज जरूर जी, हो जी, सकती थी मुझे कि थोड़ा सा एफर्ट की जा सकती थी कि ये जो पीटीआई असेंबली से बाहर है इनको पॉजिटिवली असेंबली में लाया जा सकता था। और उसमें अच्छी चीज ये होती, एक बार देखिए, सारा बहरान इस वजह से है कि सियासी खुदकशी की इमरान खान ने 9 अप्रैल को, जिस वक्त उन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफा दिया। अगर आप असेंबली के अंदर रहते तो मुल्क के अंदर जो डेडलॉक है ये ना होता। आपको ऐवान का हिस्सा बनना चाहिए था। आप जब सिर्फ उस सीट पे बैठते हैं जो प्राइम मिनिस्टर की सीट है, एक मिनट साहब, जब तक आप प्राइम मिनिस्टर हैं आप ऐवान में बैठते हैं। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते आप ऐवान छोड़ के चले जाते हैं। ये ऐवान की भी तौहीन है, ये पार्लिमानी जमहूरियत की भी तौहीन है, ये गैर सियासी रवैया, ये सियासी खुदकशी के मुताबिक क्या है। कह रहे हैं बताइए। मैं मुनीबुल हक साहब और मलिक साहब की बात को इंडोर्स करता हूं कि इमरान खान साहब ने हमें तो 2013 में जून में गवर्नमेंट मिली थी, तो फिर 12 अगस्त 2014 को हमारे खिलाफ धरना शुरू हो गया था और रेड जोन पर बैठ गया था। हमने तो 4.5 साल बर्दाश्त किया और कहाँ आए। शबाशी साहब कहते रहे आओ मुसाके मशीयत करें, हमारा तो मजाक उड़ाया जाता था। अब इमरान खान साहब जो हैं पिछली टनोर में 8 महीने सब्जियों से बाहर तनख्वाहें लेते रहे। अब भी वो हकीकत में बहुत बड़ा तजाद है, खिलवाड़ किया जा रहा है कानून के साथ। तनख्वाहें ली जा रही हैं, अभी गाड़ियां वापस नहीं होगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी। नहीं, पिछले महीने की ली है जी। खजाना देख लें और वो अकाउंट्स देख लें। हाँ, पंजाब में इलेक्शन कंटेस्ट किया जा रहा है, मरकज में असेंबली को छोड़ दिया जा रहा है। इससे बड़ा और तजाद या वो कह सकता है कि ये सियासत के साथ मजाक किया जा रहा है। आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं। सूरत यही है कि सियासी पार्टियां आवाम की खिदमत के लिए आती हैं, लेकिन उनकी अनाएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, बेस्ट इंटरेस्ट इतने होते हैं कि निज़ाम रहे या ना रहे, फिर वो उस वक्त तक इंतजार जरूर करते हैं, उस वक्त तक लड़ते रहते हैं जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता। आप रहने वाले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।